भारत विविधताओं से भरा देश है, जहाँ हर दिन कोई ना कोई परंपरा, कोई ना कोई संस्कृति लोगों को एक सूत्र में बांधती है। और इन्हीं परंपराओं में से एक है गणेश उत्सव। जी हाँ, पूरे देश में बप्पा के आगमन की तैयारियां जोरों पर है। हर गली, हर चौक चौराहे से लेकर घर घर तक भक्ति और आस्था का माहौल बन चुका है। इसी कड़ी में इंडस टुडे की टीम पहुंची उन कलाकारों के पास जिनके हाथों की मेहनत से बप्पा को आकार मिलता है, जहां मिट्टी से लेकर रंगों तक हर बारीकी में झलकती है उनकी आस्था और कला की अद्भुत छवि। मूर्तिकारों के लिए यह सिर्फ काम नहीं बल्कि एक साधना है, जहां हर प्रहार, हर रेखा, हर सजावट में छुपा होता है बप्पा का आशीर्वाद। इसी विशेष साक्षात्कार में हमने जाना कैसे इन कलाकारों के जीवन में गणेश उत्सव सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि उनके जीवन का हिस्सा है। कैसे वे महीनों की मेहनत से बप्पा को गढ़ते हैं और फिर विदाई के समय उनकी आंखों में आ जाता है भावुकता का सागर। इंडस टुडे आपके लिए लेकर आया है यह विशेष बातचीत, जहां बप्पा के आगमन से पहले सुनिए उन हाथों की कहानी जो मिट्टी को भगवान में बदल देती है। भारत, जहाँ पर हर तरफ, हर महीने, हर दिवस में कोई ना कोई एक विशेष संस्कृति का वास होता है और हर दिन हमारे देश के तमाम नागरिक किसी विशेष संस्कृति से अपने आप को जोड़ने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडस टुडे पे। और आज हम हैं मध्य प्रदेश के भोपाल में। आज पूरा देश बप्पा की तैयारियों में लगा हुआ है और बप्पा को अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने शहर में और अपने इलाके में लाने के हुजूम में और उस कश्मकश में लगा हुआ है कि कब बप्पा उनके क्षेत्र में आए और वो एक बार फिर से वो 10 दिनों का जो अपार त्यौहार होता है उसे मनाने की झूम में वो लग जाए। लेकिन उन सभी की तैयारियों के बीच में आज इंडस टुडे की टीम पहुंच चुकी है वहाँ जहाँ पे बप्पा की साज सज्जा होती है, जहाँ पर बप्पा की मूर्ति का निर्माण होता है। आइए आप सभी को तमाम उन चेहरों से मिलवाने का प्रयास करते हैं जिनकी हाथों की तमाम वो खूबसूरती हम बप्पा की तस्वीर में, बप्पा की उन मूर्तियों में देखने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि बप्पा की मूर्ति को बनाने में कितना समय लगता है और क्या कुछ बारीकियां होती हैं, ग्राहकों की क्या फरमाइश होती है और उनकी क्या कलाकृतियां होती है, कितना समय लगता है। इन सभी सवालों का जवाब आज जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ एक मूर्तिकार है, आइए इनसे बात करने का प्रयास करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं इस पूरे के पूरे तैयारी में कितना समय लगता है। सबसे पहले तो आपको मैं बहुत बहुत आभार देना चाहूँगा और बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूँ इंडस टुडे पर। सर, पहले मैं जानना चाहूँगा आपका नाम क्या है? संतोष जी, ये बताइए कि ये जो बप्पा की तैयारियाँ हैं इसको आप लोग कैसे देखते हैं? क्योंकि आज पूरा देश जो है, जो खरीदार हैं, जो हमारे बप्पा के भक्त हैं, वो लोग इसको देखते हैं कि बप्पा को आएंगे यहाँ से आपके पास से लेकर चले जाएंगे अपने पंडाल में, उनकी स्थापना करेंगे, पूजा करेंगे और एक बार फिर से लास्ट में 10 दिनों के बाद उनका विसर्जन हो जाएगा। लेकिन इसकी पूरे के पूरे बनाने की प्रक्रिया में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? कम से कम 2.5 से 3 महीने लग जाता है उसको मूर्ति में। हम काम जून से चालू कर देते हैं और एकदम मूर्तियाँ सूखती भी नहीं। बारिश का मौसम है, बहुत सारी प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ता है, फिर भी 2.5 से 3 महीने लग जाता है। ये बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है कि हम लोग सोचते हैं कि 10 दिनों का त्यौहार है, हमने गए और खरीदार के पास गए, दुकानदार के पास गए, जो इसके मूर्तिकार हैं, जो निर्माता है, वहाँ से मूर्तियाँ लेकर आए। लेकिन अभी सर से हमने बात की, उन्होंने कहा कि 2.5 से 3 महीने, और जब इस प्रकार के मौसम होते हैं जहाँ से कब बारिश हो जाए कुछ पता नहीं होता, एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी इस बार जो है ग्राहकों की क्या डिमांड है, जो भक्त है वो किस प्रकार की डिमांड है? अलग अलग डिमांड देते, फोटो लाते वैसे हम बना देते हैं। अच्छा, मतलब कि आपके पास वो तस्वीर लेकर आता है, आप उन तस्वीरों को देख कर गाने बना देते हैं। आपके पास जो ऐसे देखिए एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पर कीमत कोई मायने रहती है। आपके पास कितने से कितने रेंज तक की मूर्तियाँ अभी आप इस साल जो बेच रहे हैं? 3,000 से लेकर 40,000। पिछले साल आज पूरे हम देख रहे हैं कि हर तरफ जो है महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई जो है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन आप कहाँ देखते हैं, क्या आप लोग की तरफ जो महंगाई का सामना आप कर रहे हैं? बहुत महंगाई बढ़ रही है, मटेरियल का रेट बहुत बढ़ गया, लेबर चार्ज बढ़ गया, पर ग्राहकों के पास गणेश जी में पैसा नहीं रहता है, तो अपन वो बनाना है, पर अपना प्रॉफिट कम होते जा रहा है। क्योंकि महंगाई तो वही है, लेबर भी वही है, पर ग्राहक बच्चे लोग ज़्यादा बिटालते हैं गणेश जी, उनका बजट नहीं रहता, इस हिसाब से थोड़ा हमें लॉस होता है। तो इस बार आपके इस पूरे के पूरे पंडाल में जहाँ पर आप बप्पा की तैयारियों में लगे हुए हैं, बप्पा के निर्माण कार्य में लगे हुए हैं, सबसे छोटी मूर्ति का साइज कितना है? 3.5 और सबसे बड़ी? यही 12-13।
सबसे बड़ी जो मूर्ति का साइज है वो 12-13 फीट यानी कि 3.5 फीट से लेकर 12 फीट तक आपके पास। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो मूर्तिकार आप लोग जब मूर्तियाँ बनाते हैं, इसकी शिल्पकारी करते हैं, तो क्या समस्याएं हैं जो आपको फेस करनी पड़ती है? क्योंकि देखिए हमारे पास जब हम पंडालों में इसको देखते हैं तो हमारे पास बड़े ही खूबसूरत तरीके से बप्पा की साज सज्जा हुई होती है, उनका पूरी तरीके से वेशभूषा होता है, उन पे कलाकृतियाँ नक्काशी की गई होती है, तमाम बहुत ही खूबसूरत होता है। लेकिन आप लोग एक बनाने से लेकर के उसको आखिरी रूप देते हैं, तो आपको सबसे बड़ी समस्याएं क्या? इस समय तो समस्या सबसे बड़ी ये है कि लेबर नहीं मिल रही। जो बनाने वाले धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, तो लेबर नहीं मिलती। जैसे मैं बनाता था 80 मूर्ति, तो इस बार 35 की मूर्ति बना पाए, लेबर नहीं मिल रही। दूसरा मटेरियल बहुत महंगा हो गया है, अपना खर्चा भी नहीं कर पा रहा, और पानी प्रॉब्लम ये होता है। सबसे बड़ा मेन लेबर, जो बनाने वाले हर कोई नहीं बना सकता ये मूर्ति। देखिए बहुत बड़ी आपने बात कही कि आज हमारे भारत में देखा भी जा रहा है, सिर्फ हम और आप सिर्फ सुन रहे हैं उस चीज़ों को कि जो कलाकृतियाँ निर्माण करते हैं, हमारे जो मूर्तिकार हैं, वो धीरे धीरे, जो हमारे शिल्पकार हैं वो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, और ये सबसे बड़ी समस्या है। आज तो हमें कहीं ना कहीं मिल जा रही है, लेकिन आप जरा सोचिए कि आने वाले 15 से 20 सालों बाद क्या होने वाला है। जब ये हालत, तो आने वाले 15 से 20 सालों बाद अगर हम और आप, जो हमारे आने वाली युवा पीढ़ी, अगर वही इन तमाम कलाकृतियों को बनाने की शिल्प विधि जो है वो नहीं सीखेगी, तो क्या आपको लगता है कि आज से 15 से 20 साल बाद हमें वो ही खूबसूरती से जो मूर्तियाँ हैं वो देखने को और सुनने को मिलेगी और जानने को उसके बारे में मिलेगी? सर, मैं आपसे एक आखिरी सवाल आपसे जानने का ये प्रयास करूँगा कि अभी तो ये सीजन है जब सभी लोग बप्पा की तैयारियों में लगे हुए हैं, आपके पास भी बहुत सारे लोग होंगे, आप लोग अभी, आपको बहुत सारा काम होगा, लेकिन जब ये सीजन की समाप्ति हो जाती है तो आप लोग क्या करते हैं उसके बाद? अभी तो सर लग आपके जाते हमारे पास 2-3 महीने रुकते, फिर जनवरी से फिर काम चालू करते। जनवरी से बाद आप किस तैयारी में लगेंगे? माता जी बनती है, उसके बाद माता जी बनाते रहते। तो देखिए माता जी अभी कंप्लीट है, पर अभी गणेश जी का काम चल रहा है, जगह का प्रॉब्लम है, तो वो कारखाने पे रखे, यहाँ सेल करने लाए, और उनको कंप्लीट कर पाएगा। तो मतलब आप पहले यहाँ माताजी से पे- बना के फिर वहाँ पे कारखाने पे ले जाएंगे? तो कारखाने पे बनती है, यहाँ लाते हैं, अच्छा, वहाँ से बने बनाए यहाँ पर आते हैं, यहाँ फाइनल क्रशिंग यहाँ होती है। मतलब कि ये जो पूरी ढांचे की जो निर्माण जनवरी है से वो, लेके मतलब जब तक गणेश जी बैठते ना, माता जी बैठती, जब तक काम चलता रहता, मतलब 2-3 महीने फ्री देते हैं। तो 2-3 महीने को भी जैसे देखिए, ये आजीविका है, हर एक जो भी नागरिक है, हम लोग सभी अपने अपने परिवार के लिए आजीविका का साधन ढूंढ रहे हैं, कमाने का जरिया ढूंढ रहे हैं। तो आप लोग उन 2-3 महीनों में जब आपके पास कोई भी कार्य इस तरीके का नहीं होता, तो आप लोग का आजीविका का साधन क्या होता है, कमाने का साधन क्या होता है आपके पास? कुछ कारण नहीं होता, तो उस समय आप लोग अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करते हैं? यही रहता है, तो कर लेते हैं जैसे भी हो। बाकी दूसरी बात ये है कि अपन के जो भी अपने 8 महीने अपन ने फैमिली को टाइम नहीं दिया, जैसे बहुत सारे काम रहते वो अभी नहीं कर सकते, कंडीशन नहीं है, फिर वो निपटाते। आखिरी सर आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आप हमारे माध्यम से जितने भी दर्शक जो देखना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग वो मूर्तिकार हैं, वो निर्माणकार हैं जो हमारे सामने एक खूबसूरत से खूबसूरत ढांचे को हमारे सामने लेकर आते हैं और सजीव करते हैं। क्योंकि ये देखिए मूर्ति है, लेकिन हम तमाम ऐसे भक्तों को देखते हैं जो उन मूर्ति के अंदर ही सजीव चित्रण अपने मन में बैठा लेते हैं। तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, या फिर कोई एक ऐसा अपने तरफ से, हर एक मूर्तिकार की तरफ से आपके मन में क्या जो उनसे कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात तो एक महंगाई है, दूसरी बात सरकार को ये करना चाहिए कि परमानेंट जगह देना चाहिए। कभी इधर बनाते जगह नहीं है, इस मूर्ति बनाने में भी जगह भी चाहिए रहती है। गलियों, अपना घर है, गली में घर में तो बना नहीं सकते। सरकार सबको, इंडस्ट्री को, बड़ी बड़ी कंपनी को जगह दे रही है, तो मूर्तिकारों को भी देना चाहिए कि हाँ यहाँ आप मूर्ति बनाओ। देखिए ये शायद मैं मानूंगा कि हर एक मूर्तिकार, हर एक जो भी कलाकृति को निर्माण करने, और उन सभी के सरकार से परमानेंट जगह नहीं है, आज 2 महीने 2 साल यहाँ बनाएंगे फिर हटा देंगे, इस तरह से। बिल्कुल मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ, यानी कि नहीं, ये मैं मूर्तिकारों को समझूंगा एक कि जगह दो, आप भोपाल में जितने मूर्ति वालों को एक जगह दे दो। आप लोगों ने इसके लेके 3 महीने। मांग को कभी सरकार के पास गए? बहुत बार रख दी, बहुत बार मांग। किस के पास गए हैं अभी तक आप? हम 5-6 साल से मांग रख रहे हैं। किसके पास? कोई एक नाम? शिवराज सीएम सरते जाओ। लेकिन अभी तो डॉक्टर मोहन यादव हाँ। मुख्यमंत्री हैं, तब से आप कभी डॉक्टर मोहन यादव के पास अब वो नहीं, मैं वो गए हो गए समाज वाले, और मैं अभी नहीं जा रहा। मुझे चलिए हम एक प्रयास करेंगे कि आपकी बात को डॉक्टर मोहन यादव तक पहुंचाने का प्रयास करें। आप हमारे वीडियो के माध्यम से जो भी आप समझिए कि डॉक्टर मोहन यादव इस वीडियो को देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा, उनसे निवेदन है, मूर्तिकारों को एक पर्टिकुलर जगह दे दी जाए कि वहाँ मूर्ति बनाते रहे, वो मूर्ति बनाते रहे, उनको जगह मिल जाए। ऐसा नहीं कोई भी आके बोले आप हटाओ, ये पंडाल खोलो, ऐसा सबको दे रहा आप, तो मूर्तिकारों को भी दे दो, जो भी लगे आपका किराया वो लो, पर एक जगह तो होना चाहिए परमानेंट। आपका जो भी टेस्ट लगता है, जो भी नगर नियम का लगता है वो लो,
पर एक जगह होना चाहिए पर्टिकुलर होती, उससे बहुत परेशान है हम। हमें 12 साल में 6 जगह बदल दी। अब ग्राहक भी उससे, अब आप आओगे, आपको पता है जहाँ बनाते थे आप 2 साल बाद कहाँ बना रहे हो, इससे ग्राहक ही खराब हो। बिल्कुल। और मैं इस समस्या को अभी हमने फेस भी किया, जब हम अभी थोड़ी देर पहले जब ढूंढने का प्रयास कर रहे थे कि कहाँ पे वो तमाम पंडाल लगे हुए जहाँ पर निर्माण होते हैं। इससे पहले वो मेन रोड पे बनते थे प्लेटिनम प्लाजा के पास, वो एरिया पूरा स्मार्ट सिटी को दे दिया। जी बिल्कुल। अभी हमने इस समस्या को फेस भी किया हमने कि अभी थोड़ी देर पहले जब हम उन पंडालों को ढूंढने का प्रयास करते जहाँ पे मूर्तियाँ बनेंगी या फिर बनने वाली हों, तो हमें भी बहुत सी समस्याएं देखिए। साफ मूर्तिकारों का कहना है कि बाकी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन इनकी जो मांग है सरकार से, और आप सभी भी उस चीज़ को समझ पाएंगे कि सरकार को इनके लिए भी कोई एक कदम उठाना चाहिए, जहाँ पर ये हर साल हमेशा परमानेंट उनके लिए भी कोई एक जगह हो जहाँ पर ये तमाम इन कलाकृतियों का निर्माण कर सकें, और इनके पास भी एक स्थान हो जिससे उन भक्तों को या फिर किसी भी लोग को, जन सामान्य को जो उन तक पहुंचना चाहता है वो वहां पर पहुंचे और उन्हें कोई समस्या ना हो। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आप देख रहे हैं इंडस टुडे, जहां पर बात होती है। इंडस टुडे की यह यात्रा सिर्फ मूर्तिकारों तक ही सीमित नहीं रही। हमने बप्पा के भक्तों से भी संवाद स्थापित करने की कोशिश की। इसी क्रम में हमारी टीम पहुंची एशिया के सबसे बड़े पत्रकारिता विश्वविद्यालय माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल, जहां हर वर्ष की तरह इस बार भी भव्य रूप से गणेश उत्सव मनाने की तैयारियां जोरों पर है। हमने यहाँ गणेश उत्सव की आयोजिका से भी खास बातचीत की, जहाँ उन्होंने साझा किया कि किस तरह छात्र छात्राएं मिलकर इस आयोजन को केवल पूजा तक ही सीमित नहीं रखते, बल्कि इसे सामूहिक संस्कृति और एकता का पर्व बना देते हैं। बातों बातों में यह भी सामने आया कि इस आयोजन के माध्यम से विद्यार्थी न केवल भक्ति से जुड़ते हैं, बल्कि सृजनात्मकता और पत्रकारिता की जिम्मेदारी को भी साथ लेकर चलते हैं। इस संवाद ने हमें यह समझाया कि गणेश उत्सव केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि यह संस्कृति, समाज और शिक्षा तीनों का संगम है, जहां परंपरा आधुनिकता से मिलती है और हर किसी को जोड़ देती है एक ही सूत्र में, बप्पा की भक्ति। इंडस टुडे ने इस आयोजन की कड़ियों को जोड़ा ताकि आपको दिखा सके बप्पा के उत्सव का वह रंग जो न सिर्फ गलियों और घरों में, बल्कि विश्वविद्यालयों के प्रांगण में भी पूरे हर्ष और उल्लास के साथ खिलता है। अभी हम आ चुके हैं माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के अंदर। से तो कहा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा पत्रकारिता विश्वविद्यालय और भारत का भी, लेकिन काफ़ी पिछले कुछ सालों से यहाँ पर एक और बहुत ही सफल आयोजनों में से एक गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। हमारे साथ इस आयोजन की आयोजिका हैं, आइए हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे और उन तमाम सवालों पर बात करने का प्रयास करेंगे जिससे जो जनता है वो अनभिज्ञ है, जो भक्त है वो अनभिज्ञ है। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूँगा अपना परिचय। धन्यवाद। मेरा नाम शिवानी गुप्ता है और MCU में गणेश उत्सव समिति द्वारा ये आयोजन करा जाता है। और गणेश उत्सव समिति कोई पर्टिकुलर समिति सिर्फ MCU विद्यार्थियों की, किसी भी पर्टिकुलर संघ या किसी उसकी नहीं है। ये जो समिति बनी है वो सारे MCU डिपार्टमेंट्स के विद्यार्थियों द्वारा बनी है और उन्हीं द्वारा चलाई जाती है। देखिए, बहुत एक जो विश्वविद्यालय में कहा जाता है कि तमाम जो भी कार्यक्रम होते हैं या तो कोई राजनीतिक संघ कराते हैं या फिर कोई भी राजनीतिक संगठन कराती है, लेकिन जब भी मैम से उनका साफ कहना था कि ये जो आयोजन है वो किसी भी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से बिल्कुल भी नहीं जुड़ा हुआ है। मैम, हमारा एक सवाल होता है कि जब आप एक बाहर आयोजन करती है कोई भी, और खासकर हम देखते हैं कि जब ऐसे कोई बड़ा आयोजन होता है तो 10 दिनों का खासकर कार्यक्रम, तो क्या समस्याएं जो एक आयोजक के तौर पर आप लोग फेस करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो नहीं होगी, लेकिन ये 10 दिन का कार्यक्रम है। 10 दिन में उतना क्राउड हैंडल करना, 10 दिन का क्राउड हैंडल करना। जब हम बाहर देखते हैं, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखा जाए, एक दिन का फेस्ट होता है, उसमें इतना क्राउड होता है और उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। इसी तरीके से जब हम MCU में गणेश उत्सव मनाते हैं, हमारा सबसे बड़ा तो पॉइंट ये होता है कि विद्यार्थियों को एकजुट करें। गणेश उत्सव के नाम पे, बप्पा के नाम पे और विद्यार्थियों के नाम पे पूरा विद्यार्थी समाज आता है हमारे साथ। लेकिन इसमें जो हमें दिक्कतें आती है वो सबसे बड़ी ये होती है कि लोग MCU के विद्यार्थियों से ज़्यादा एक संघ में इंक्लूड कर लेते हैं। लोग, जैसे कि अगर कहा जाए तो दो पर्टिकुलर पार्टीज कहा जाए, वो इनमें या तो दखलंदाजी करने की कोशिश करती है या तो ये कुछ ऐसा कर देंगे कि इनके द्वारा वो लेगेसी बन जाए कि हाँ ये हम करवा रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना कभी से होता आया है। जो हमारी
सीनियर्स लेगेसी चला रहे हैं पुरानी कैंपस से, वो आज हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं कि ये जो गणेश उत्सव कराया जाता है वो सिर्फ एमसीयू के विद्यार्थियों द्वारा कराया जाता है, हम सबके द्वारा कराया जाता है, किसी एक द्वारा भी नहीं। दूसरी बात ये कि आपने जैसे कहा कि समस्या का सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है कि कुछ ABVP NSY जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब कोई विद्यार्थी जो मिलकर कोई पर्टिकुलर चीज़ करा रहे हैं उसमें वो दखल अंदाजी करते हैं और उसको राजनीति से जोड़ देते हैं, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वो चीज़ें राजनीति से जुड़ जाती है ना तब वो कैंपस की नहीं रह जाती, तब वो बाहर पॉलिटिकल पार्टी से हो जाती है, और फिर जब मुद्दा होता है तो वो कैंपस का बन जाता है। तब किन चीज़ों पे विवाद उठता है कि कैंपस में गणेश उत्सव समिति द्वारा ऐसा करा गया, लेकिन वो करता कौन है? बाहर के संघ, और उसका भुगतान किसे भरना पड़ता है? हम लोगों द्वारा, जिसने हमने ये चीज़ उठाई है, हमने ये क्या कहते जिम्मेदारी उठाई है कि हम इस चीज़ को कराएंगे, हम लोगों पे ये भार बनता है, और ये करके जो भी ये जो मतलब परिस्थितियाँ बनाते हैं वो कोई और संग बनाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि भ्रम पैदा करने की। देखिए, अगर मैं कह रही हूँ एमसी विद्यार्थी बनाता है, तो हमारा ये जो हमारा कैंपस है वो भी हमें उतना सपोर्ट वाला चीज़ है, हमें जगह देता है, सफाई कराता है, सब करता है, लेकिन इसमें जो फंडिंग्स लगती है, इसमें जो बजट लगता है, वो सब हम एमसी विद्यार्थियों द्वारा चंदा से किया जाता है। किसी पर्टिकुलर द्वारा कोई संघ का फंड नहीं आता हमारे पास आता है हमारे विद्यार्थियों द्वारा दिया गया चंदा। उस चंदे पे भी लोग इतनी ज़्यादा भ्रमित बातें फैलाते हैं, और मैं उनकी दाद देना चाहूँगी क्योंकि वो अपना काम बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, ठीक है, लेकिन मैं उन लोगों की दाद देना चाहूँगी कि जर्नलिज्म के यूनिवर्सिटी में होके लोग बिना क्रॉस चेक करे उस बात पे यकीन कर लेते हैं। ये जर्नलिज्म स्टूडेंट की हार है, मुझे लगता है। अगर आप जर्नलिज्म में पढ़ते हैं क्रॉस चेकिंग, कोई भी न्यूज़ को क्रॉस चेक करना, तो आपको ये ह्यूमर्स को भी क्रॉस चेक करना चाहिए कि अगर चंदे के पैसे से कुछ दुर्व्यवहार किया जाता है, चंदों के पैसे का गलत फायदा उठाया जाता है, तो मैं एकदम मतलब ओपन हूँ कि किसी को मेरे से कुछ पूछना है वो पूछ सकता है, कोई भ्रमित बात पूछनी है पूछ सकता है, मेरे से आके सब कुछ डिस्कस कर सकता है। लेकिन जो कुविचार लोग फैला रहे हैं उस पर सत्य ना माने, उसको सत्य माना, क्योंकि वो अपना काम है, उनके बड़े लोग उनको वो काम सौंप रहे हैं, और वो ह्यूमर्स फैलाने बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो भी एक संघ की पार्टी ही है जो ये करती है। तो हमारे पास चंदा देने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन लोग उनको रोकते हैं कि ये मत दो, वो मत दो, ये मत करो, लेकिन 10 दिन आके एंजॉय बहुत करते हैं वो लोग भी। तो मैं उनका तहे दिल से स्वागत करती हूँ, क्योंकि मैं उन सबके चेहरे वो देखना चाहती हूँ, वो भ्रम फैलाने वाले लोगों के, और वो भ्रम जब हमारे ही गणेश उत्सव में नाच रहे होते हैं मुझे खूब मजा आता है, क्योंकि उस टाइम वो गणेश उत्सव समिति के लोग होते हैं, उस टाइम वो किसी संघ के लोग नहीं होते, उस टाइम वो किसी पार्टी के लोग नहीं होते, उस टाइम वो एमसीयू के विद्यार्थियों के नाचते हैं, लेकिन चंदा देने के टाइम पे वो एक संघ से जुड़ जाते हैं। ये मुझे थोड़ा सा खलता है, लेकिन सबकी अपनी अपनी विचार है, मेरे लिए तो मतलब पप्पा का प्यार है। बिल्कुल, आपने बहुत ही गंभीर बात करी है कि इतना बड़ा आयोजन के पीछे बहुत सी राशि लगती है, और वो सब जो है विद्यार्थियों के द्वारा की जाती है। आपकी बातों से हम एक सवाल उठाते हैं, क्या जो आयोजन स्थल का वो विश्वविद्यालय प्रशासन देता है, सफाई, इसके अलावा भी विश्वविद्यालय प्रशासन आप लोग के लिए क्या सहायता है, फिर गणेश उत्सव समिति के लिए क्या सहायता करता है, या फिर आप लोगों की कोई ऐसी मांग जो विश्वविद्यालय प्रशासन तक अगर ये वीडियो पहुंचती है, और सर लगता है कि हमारे चैनल से काफ़ी सारे विश्वविद्यालय के कुलपति सर भी ऐसे लोग भी देखते हैं हमारे वीडियो को, तो आपकी उनसे क्या मांग होगी? हमारी सबसे बड़ी मांग ये होगी कि हम जब भी परमिशन लेने जाते हैं तो मैं बहुत दुविधाओं के सामने, मतलब बहुत सारे दुविधाएं पड़ती है बीच में, ठीक है, तो अगर हम, और सबसे पहला ही मुद्दा ये कि हम सब विद्यार्थी मिलकर करा रहे हैं इस कैंपस में, जब अलग अलग संघों के प्रोग्राम हो सकते हैं, इकाइयाँ बैठ सकती हैं, सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो ये एमसीयू के विद्यार्थियों का जो महोत्सव हो रहा है वो क्यों नहीं हो सकता? हमें इतने सारे सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, इतने सारे लेटर्स के जवाब देने पड़ते हैं, खुद की जिम्मेदारी रखनी पड़ती है, और सारी चीज़ें होती है, लेकिन मेरा सिर्फ प्रशासन से ये मांग है कि वो हमें जगह दे देती है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मॉनेटरी फंड हमें नहीं मिलता। अब ये कल्चरल फेस्ट है जो कैंपस का ही हो रहा है, इसमें सब जुड़ सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर हम विद्यार्थियों पे थोड़ा कम प्रेशर आए, अगर वो हमें मॉनेटरी फंड भी वो करे, लेकिन हम अपनी तरफ से उसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं मानेंगे, वो हमें इतना दे देते हैं, हमें यूनिवर्सिटी में जगह दे देते हैं, वो बहुत बड़ी बात है, सफाई करा देते हैं, हमें जगह देते हैं, हमें टीचर्स का सपोर्ट मिलता है, कहीं हद तक मिलता है, कहीं हद तक नहीं मिलता, वो सब अपनी अपनी सोच की है, लेकिन हमें वीसी सर से बस यही आग्रह है कि वो इस गणेशोत्सव में आए, अपनी प्रेजेंस जरूर दिखाए। एक हो सकता है कि आपकी एक, मैं मांग तो नहीं कहूँगा, आप कहूँगा, आप उनसे निवेदन करें। बिल्कुल, देखिए, हम जब कोई भी किसी भी शिक्षण संस्थान के अंदर कोई ऐसा आयोजन करते हैं या फिर कोई बाहर आयोजन करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चुनौतियाँ हमारे सामने होती हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय के अंदर जैसे कोई शैक्षणिक संस्थान है,
विश्वविद्यालय की तमाम नियम कानून भी उसके ऊपर लागू हो जाता है, कुछ भी होगा तो आपके ऊपर लगता है। तो इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर आप किस चीज़ को देखते हैं कि विश्वविद्यालय से किसी भी शैक्षणिक संस्थान से बाहर हटकर कोई आयोजन कराना और किसी शैक्षणिक संस्थान के अंदर आयोजन करना, में सबसे बड़ा अंतर आपको क्या लगता है? देखिए, संस्थान के अंदर जो आयोजन होता है, अगर मैंने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है तो वो और संस्थान में कुछ भी बिगड़ता है, कोई भी चीज़ होती है, वो मेरे ऊपर आएगी। सबसे पहले मुझे पकड़ा जाएगा और मुझे शायद मतलब यहाँ पर एक बच्चे समझ के माफ़ भी करा जाए, लेकिन बाहर जब हम कोई करते हैं, सारी जिम्मेदारी हमारी होती है, वहाँ पर हम बहुत अच्छी चीज़ों को अच्छे से निपटा सकते हैं। चाहे वो लोग बीच में आए, चाहे वो कुछ भी आए, हम उनको जवाब दे सकते हैं। संस्थान में हमारा जवाब देना बंद होता है। हम 10 दिन तक हमें हम न्यूट्रल है, लेकिन हमें उससे भी ज़्यादा नीचे स्तर पे जाके ना खुद को शांत करके लोगों के साथ डील करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात वो कि हम अगर हमारे साथ कुछ भ्रमित हो रहा है या लोगों के पास कुछ भ्रमित मुद्दे फैलाए जा रहे हैं और हमें उस इंसान का पता है, हम उस इंसान का कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो MCU का विद्यार्थी ही है, वो हमारा ही एक मतलब साथ वाला है, तो हम क्यों करें उनके साथ कुछ। लेकिन अगर कुछ बाहर ऐसा हो रहा है तो हम उन्हें समझा सकते हैं, बैठ के बात कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है ना, MCU के कुछ जो संघी लोग हैं वो बैठ के बात नहीं करना चाहते। या तो उनमें कुछ विरोध की बहुत ज़्यादा भावना है, या तो वो मतलब मित्रता नहीं चाहते। मैं तो चाहती हूँ वो बाकायदा आए, हमसे बात करे, हमारे साथ बैठे उठे, और उनको जो भी दिक्कत है, चाहे वो अभी भी कुछ दिक्कतें में चाहने की कोशिश कर रहे हैं, 27 से अगर हमारे पापा बैठ रहे हैं तो वो 25 से कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो उसमें जुड़ जाए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि पूरे MCU के स्टूडेंट्स को पता है कि कौन करा रहा है, और वो खुद ही करा रहे हैं, MCU के स्टूडेंट खुद ही करा रहे हैं। तो मैं तो ये संघ वंघ का कुछ देखती ही नहीं। वो अपनी कितनी भी जी जान से कोशिश कर ले, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर वो MCU के बाहर होते तो शायद हम उनसे मित्रता करके, हम उनसे बात करके वो चीज़ निपटा सकते। लेकिन यहाँ पर हमें बहुत न्यूट्रल व्यवहार करना पड़ेगा उनके साथ। बिल्कुल। देखिए, ये पूरा का पूरा आज भारतीय संस्कृति कहीं ना कहीं जो है वो यहाँ से भी सिमटती जा रही है, और ये आयोजन, इन तमाम आयोजनों से हम विद्यार्थियों, खासकर युवाओं को संस्कृति जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस बार इस गणेश उत्सव में आप किन किन सांस्कृतिक कार्यक्रमों से भारतीय संस्कृति को किस प्रकार युवाओं तक पहुँचाने का काम करते हैं? देखिए, हमारी गणेश चतुर्थी 10 दिन की होती है, और 10 दिन में हर इवनिंग में मॉर्निंग आरती भी होती है, और इवनिंग में अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम्स रखे जाते हैं, जैसे कि मटकी फोड़, ट्रेडिशनल डांस, ओपन माइक। और ओपन माइक में भी कोई अभद्र प्रकार की चीज़ें नहीं होती। ओपन माइक में अलग अलग कविताएं होती है जो कि ट्रेडिशनल चीज़ों से रिलेटेड होती है या सशक्तिकरण चीज़ों से रिलेटेड होती है। और उसके अलावा हमारी DJ नाइट होती है, उसमें, और उस DJ नाइट में भी हमारा पर्टिकुलर ये है कि उसमें सिर्फ ट्रेडिशनल सॉन्ग या भक्ति वाले सॉन्ग ही लगते हैं। कोई भी ऐसे अभद्र सॉन्ग नहीं लगते जिसपे हमारे ऊपर क्वेश्चन उठाया जाए। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ जो एंड का हवन होता है, महाआरती होती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसमें मनाते हैं और सब इसमें शामिल होते हैं। एक चीज़ तमाम, मेरे पास एक सवाल, जब आज से पहले हम जब सोच रहे थे कुछ दिनों पहले सवालों की तरफ, और हमने काफ़ी सारे लोगों से काफ़ी बुद्धिजीवियों से बात करने का प्रयास किया, तो उन्होंने कहा कि जैसे जैसे हम आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने सुना भी और हम तमाम ऐसे ग्रंथों में पढ़ते भी आए कि जो पुरातन समय में प्रसाद होता था, उसमें भी कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को झलक लाने का प्रयास किया था। तो इस बार गणेश उत्सव समिति जो है प्रसाद के अंदर कैसे अपनी संस्कृति को लाने का प्रयास कर रही है? देखिए, प्रसाद की संस्कृति, मैं पहले ये बोलूँगी ना कि मेरी पूरी गणेश उत्सव समिति या गणेश उत्सव ही एक पूरी संस्कृति दिखा रही है। पूरे साल यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता जितना लोग संस्कृति सनातन चिल्लाते हैं उतना दिखाते हैं। ये जो 10 दिन का चीज़ें होती है, उसमें हम चीख चीख की चीज़ कहते हैं ट्रेडिशनल, साहित्यिक, सांस्कृतिक। ये हम इसलिए कहते हैं क्योंकि दिमाग में बस जाना चाहिए लोगों के। ये 10 दिन पूरे साल के, मैं कहूँगी हमेशा MCU के पूरे साल के 10 दिन ही होते हैं, जो हर बच्चा एक ट्रेडिशनल फॉर्म में दिखाई देता है, बिना किसी मतलब अहिंसा चीज़ों के दिखाई देता है, और वो एक उनका जो पहनावा भी होता है ना, उसके अकॉर्डिंगली होता है। दूसरी चीज़ ये कि हम संस्कृति में दिखाने का, चाहे वो प्रसाद वितरण हो या किसी भी प्रकार की चीज़ें हो ना, उसमें लड़कियों का, लड़कों का, सबका हाथ होता है। और वो प्रसाद वितरण में सांस्कृतिक ऐसे होता है, ऐसी चीज़ें होती है कि वो दिल से, और जो भोग लगाई जाती है, सबसे मेन बात, प्रसाद को कभी भी मतलब खराब हाथों से वैसे करके नहीं छुआ जाता है। बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं। और जो जब हमारी टीम बनती है, को टीम बनती है, या कोई भी अलग अलग प्रकार की हम टीम बांट देते हैं, प्रसाद टीम हो गई, सफाई टीम हो गई, और हमारे सबसे बड़े कोई हॉस्टलर्स, उनकी रात देनी पड़ेगी। वो सुबह 6 बजे से आते हैं,
सारी सफाइयाँ करते हैं, बर्तन से लेके सारी चीज़ें, उसके बाद उन चीज़ों को क्लीन करके वो जो सांस्कृतिक हमारी परंपरा चली आ रही है कि हम अगर हम किसी थाल में कोई चीज़ रख रहे हैं तो वो स्वच्छ ही होनी चाहिए, वो गंगा जल से धुली ही होनी चाहिए, उस चीज़ का हम बहुत ध्यान रखते हैं हम। और सबसे बड़ी बात ना, स्टूडेंट के ऊपर जो हमारे माँ बाप है ना, उन लोगों ने हमें ये चीज़ें दे रखी है कि ऐसी ऐसी चीज़ें होनी है, तो सबसे बड़ी बात तो ये कि वो हमें पीछे से ऐसी चीज़ें दे के रखते हैं कि हमें उस चीज़ का ध्यान रखें। तो संस्कृति हमारे पूरे 10 दिन में है और पूरे प्रशासन से लेकर काम से लेकर सारी चीज़ों में एक एक व्यक्ति में है। आप 10 दिन जरूर आना, उस चीज़ को भी कवर करना और इस चीज़ को पक्का दिखाना। बिल्कुल, हम इसका प्रयास नहीं बल्कि मैं अपनी तरफ से आज एज अ CEO ऑफ द चैनल मैं करता हूं, और हमने इस बार शायद पहल भी की है। मुझे लगता है कि आप जानती भी होंगे कि इंडस्ट्री हमेशा कुछ ना कुछ नया और यूनिक करता है। हमने इस बार भी यूनिक किया है, वो हमारे दर्शक इन पूरे 10 दिनों में देखने का उनको मिलेगा। और मेरा एक और सवाल ये होगा कि पिछले वर्ष से इस बार आप लोग क्या कुछ विशेष करने जा रहे हैं? देखिए पिछले वर्ष, वैसे देखिए मैं अपना मतलब एक्साइटमेंट क्यों तोड़ूं बच्चों की, ठीक है, पूरी थीम चेंज है, शायद मूर्ति भी काफ़ी भव्य है, ठीक है, और जो हमारा एक टैगलाइन है माखन लाल के राजा, तो वो राजा ही आ रहे हैं इस बार। हर साल आते हैं लेकिन इस साल जो भव्यता आपको देखने को मिलेगी, शायद वो पूरे साल तो आपको वैसे भी देखने को नहीं मिलती है, इससे पहले भी आपने जितनी देखी होगी उससे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा भव्यता आपको देखने को मिलेगी। तो मैं अपने दर्शकों, आपके दर्शकों की एक्साइटमेंट तो कभी नहीं मारने वाली। आप 10 दिन ज़रूर आइए, चाहे आप कहीं से भी हो, आप MCO के ही हैं, संग वंग के आप MCO के गेट के बाहर होगे मेरे लिए, लेकिन आप सब यहाँ के विद्यार्थी, मैं भी यहाँ की विद्यार्थी हूँ, तो मैं चाहूँगी कि आप बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी विचारधारा के यहाँ पर आए और इस बार का हमारा सरप्राइज देखिए। आखिरी संदेश क्या है तमाम दर्शकों को या फिर MCO के विद्यार्थियों को, फिर MCO के बाहर के जो लोग हैं? एज अ यूथ ऑर्गेनाइजर बोल सकता हूँ, एज अ यूनिवर्सिटी में एक गणेश उत्सव समिति के हेड के तौर पर बोल सकता हूँ, आपकी अपील, आपका संदेश या फिर आपका जो भी मांगना चाहें हेड तो मैं पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि हेड तो मैं क्या ही हूँ, जो मेरी सीनियरिटी चली आ रही है बच्चे से, जो मेरे सीनियर्स की लेगेसी आ रही है, तो मैं उसी को आगे बढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैं फिर से कहूँगी सब करा रहे हैं, मैं अकेली नहीं। दूसरी चीज़ ये, मैं सिर्फ ये मांगूंगी कि आप लोग आए, किसी भी बिना भेदभाव के, किसी भी बिना भ्रमित मुद्दों के, किसी भी बिना भ्रमित सूचना के। आप चंदा दे रहे नहीं दे रहे डजंट मैटर, मेरे लिए लोग मैटर करते हैं। मेरे लिए ये है कि सबको वो आशीर्वाद बप्पा का मिलना चाहिए जो हम लोगों को मिल रहा है, जितना हम लोगों को प्रेरित करें, जितना हम लोग 1 महीने से मेहनत कर रहे हैं। अब देखिए लोगों को लगता होगा ना सिर्फ ये 10 दिन है, लेकिन हम इस चीज़ की जो शुरुआत है वो 1 महीने से करने लगते हैं। 1 महीने से सारी प्लानिंग होती है, और मैं नहीं चाहती कि कोई भी बोला जाए तो ऐरा गहरा आके मेरी 1 महीने की या हम सबकी 1 महीने की मेहनत खराब कर देगा। तो मैं चाहती हूँ कि सब आए, सब एंजॉय करें उस 10 दिन में और सब बप्पा का आशीर्वाद लें। बिल्कुल, अभी हमारे साथ मैम थी और आपने देखा कि मैं एक बार फिर से दर्शकों के माध्यम आपको बताना चाहूँगा कि ये आयोजन किसी भी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से परे है। तो तमाम जो भी संगठन है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो विश्वविद्यालय स्तर पे बात करें, चाहे ABVP हो, चाहे NSCI हो, इसको उस विद्यार्थी जो भी है इस चीज़ से ना जोड़े, क्योंकि ये आयोजन जो है MCU के विद्यार्थियों का है। और हम किसी भी विश्वविद्यालय, किसी भी शिक्षण संस्थान को देखें कि चाहे विश्वविद्यालय प्रशासन कराता है, कॉलेज प्रशासन कराता है या फिर कोई राजनीतिक संगठन कराता है, पर ऐसे बहुत ही कम कार्यक्रम होते हैं जो विश्वविद्यालय के विद्यार्थी स्वेच्छा से, उनकी पूरी की पूरी जो बागडोर होती है उनके कंधों पर होती है। तो मैं एक बार फिर से अपने तरफ से भी आप सभी से अपील करना चाहूँगा कि आप ऐसे आयोजनों में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी लेके आएँ, जुड़ें और इनका साथ दें, क्योंकि आयोजन करवाना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। मिलते हैं एक बार फिर से किसी ऐसे ही नए चेहरे से के साथ, तब तक देखते रहिए इंडस टुडे, क्योंकि यहाँ बात होती है आपकी। नमस्कार।